हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो जैसा कि ये जो वीडियो है आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित के पेपर के लिए एक मतलब छोटा सा कह सकते हैं, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका वो हिसाब होगा। तो कम समय में अधिक तैयारी करनी है, मतलब आपको फास्ट रिवीजन कराएंगे इस वीडियो में हम आपका। तो फास्ट रिवीजन में क्या होगा कि आपको मैं जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं या बड़े बड़े से जो क्वेश्चन हैं वो आपको मैं इस वीडियो में कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिस तरह के प्रश्न अभी तक आए हैं या आने की संभावना है। ठीक है, तो सभी चीज़ें जो हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब करवाएंगे इस वीडियो में। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं मतलब कि, और वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको यहाँ पर आपके मतलब कि कुछ ना कुछ चीज़ आपको मिलती ही रहेगी। ठीक है, रेगुलर। तो शुरुआत करते हैं संख्याओं से। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 1 से शुरू हो जाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। 0 से 1 2 3 4 5 ये अनंत तक ये सभी होती है पूर्ण संख्याएं। फिर अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती जो या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। ठीक है, तो वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 3 5 7 और 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, भाज्य संख्याओं की अगर बात करेंगे तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से भी कट जाती हैं, स्वयं से भी कट जाती हैं और उसके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाती हैं। ठीक है, या विभाजित होती। कटने का मतलब विभाजित होना। ठीक है, या भाग हो जाना जिनमें। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी उसे, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य जो संख्या होगी 4। और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं और भाज्य संख्याओं को कॉम्पोसाइट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक पे। तो आपकी जो संख्या रेखा आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने अपने, तो ये संख्या रेखा जो है इस पर देखिए प्लस माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं, प्लस माइनस जीरो और, ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सब क्या मिला के इन सबको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, सम संख्याओं की बात करेंगे तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। पूरी सभी संख्याएं जो 2 से जो विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं। 2 4 6 8 जो होती हैं वो सभी आगे डैश डैश मतलब अनंत तक चलती रहती हैं। ये सभी होती हैं आपकी सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स, ये होती हैं प्राकृतिक। ठीक है, वे संख्याएं होती हैं जो 1 3 5 7 मतलब जो हैं 2 से नहीं घटेंगी। ठीक है, 1 3 5 7 जो होती हैं वो विषम संख्या हो जाती हैं। अब फिर इसके बाद आती है सहभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जो जिनका जो एचसीएफ होता है, यानी कि जिनका मासा जो होगा वो 1 होगा। मतलब कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगी 1 के अलावा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा 1 कॉमन हो सकता है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक ही नंबर कोई कॉमन हो सकती है वे कहा जाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर जैसे मान के लो 5 और 7। ठीक है, तो 5 और 7 में कोई कॉमन नहीं होगा, एक ही कॉमन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ मतलब अंश बटे हर के रूप में जिनको लिख सकते हो, और अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो हर की वैल्यू यहाँ पर 0, यानी कि P/Q के रूप में अगर बोलेंगे तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/3 2/5। ठीक है, ये ऐसी संख्या होती हैं परमेय संख्याएँ। और जो 1 2 3 4 5 ये 6 नंबर होते हैं, ये भी क्या होती हैं परमेय संख्याएँ ही होती हैं। ठीक है, जो नंबर होते हैं आपके कंप्लीट नंबर जो होता है वो भी क्या होता है परमेय संख्या होता है। इसके बाद अपरमेय संख्याओं की बात करते हैं तो इनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या इसको हम इस तरह से बोलते हैं P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इनकी P/Q के साधारण रूप में यानी कि सिंपल फॉर्म में इनको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे √2 √3 √5। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि रूट जिसके ऊपर लगा वो, जैसे √4 है तो √4 का मान कितना होगा 2 होगा। ठीक है, √4 का मान होगा 2, तो वो क्या हो जाएगा एक परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो रूट में भी जिनकी वैल्यू कंप्लीट निकल सकती है वो परमेय संख्या नहीं होते हैं। अब तो √3 √5 इनका नहीं निकलेगा कंप्लीट वैल्यू। इससे आता है सब एक क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, पाई परमेय है या अपरमेय। ठीक है, पाई क्या है, परमेय है या अपरमेय। तो देखिए पाई अपरमेय है, लेकिन पाई का जो मान होता है 3.14। ठीक है, पाई की जो वैल्यू है 3.14, एक वैल्यू है 3.14 और दूसरी है 22/7। ठीक है, ये दोनों परिमेय हैं। ठीक है, गलती से यहाँ लिख गया होगा ये वाला। ठीक है, पाई केवल अपरमेय है। पाई की जो दोनों वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, पाई अपरमेय है और उसके दोनों मान जो होते हैं वो
परिमेय होते हैं। इसके बाद अगर थोड़ा सारांश के रूप में बात कर लें तो देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी आभा संख्या जो होती है 2 होती है और पाई जो है अपरिमेय परंतु 22/7 और 3.14 जो है वो परिमेय होता है। ठीक है, और दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने MCQ वाले क्वेश्चन भी जो है वो इसमें ले लिए। तो दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के या अपरिमेय संख्या होंगी उनके बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं थोड़ा लासा मासा को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें अपवर्त से रिलेटेड अभी फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आ चुका है कि अपवर्त क्या होते हैं। तो देखिए अपवर्त जो होते हैं यानी मल्टीपल, यानी सीधे बोल सकते हैं पहाड़ा। ठीक है, तो जैसे 2 के अपवर्त अगर लिखने हैं आपको 2 दूनी 4 होती हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 होती हैं 6 2 चौक 8। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8। ठीक है, 2 का अपवर्त 2 भी होता है। जिसका अपवर्त लिखना है पहले तो वही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका टेबल लिख देंगे तो पहाड़ा लिख देते हैं। तो अपवर्त मीन्स होता है पहाड़ा। ठीक है, या गोड़ज भी बोलते हैं या मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद अपवर्तक के बारे में पूछा जाता है। अपवर्तक क्या होता है? तो देखिए अपवर्तक वह होता है कि कोई संख्या कितनी संख्याओं से कट सकती है। जैसे 12 है तो 12 कितनी संख्याओं से कट सकती है? 12 कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी और 12 खुद से 12 कट जाएगा। तो 12 मतलब होता है, मतलब अपवर्तक मतलब होता है डिवाइजर, यानी कि कोई संख्या जितनी संख्याओं से कट सकती हो वो उसके क्या कहलाते हैं? अपवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद और इसमें हम बात करते हैं तो आवाज़ गुणनखंड विधि के बारे में अगर बात करें तो देखिए लासा में क्या होता है कि अगर जैसे 3 संख्याओं का हमने लासा ले रहे हैं आवाज़ गुणनखंड विधि, तो आवाज़ गुणनखंड विधि में क्या होता है? संख्याओं के आवाज़ मतलब संख्या को आवाज़ संख्याओं में तोड़ लेते हैं। जैसे 72 है तो 72 को आवाज़ संख्याओं में तोड़ दिया, 60 को आवाज़ संख्याओं में लिख दिया। ठीक है, 90 को लिख दिया। अब ये लिखने के बाद क्या करते हैं हम कि जैसे 3 है यहाँ पर लेंगे तो 2 का भी पेयर बन जाता है। कब? लासा। जब लासा लेंगे तो इस तरह से 2 सेम अगर आ रहे हैं नंबर ऊपर नीचे तो उनका भी पेयर, जैसे यहाँ पे 5 और 2 मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये 2 का पेयर बन गया तो वो भी उसको बना देंगे। ऐसे 3 का यहाँ पे बन रहा है, देखो 2 ही संख्याएं तो हैं, यहाँ 3 का पूरा एक बन रहा है तो ठीक। ये लासा में ऐसा हो सकता है कि 2 का भी पेयर बना लोगे 2 लाइनों में, लेकिन मासा में जो है अगर 3 संख्याओं का आप एक साथ मासा निकाल रहे हो तो 3 का ही पेयर चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 2 का पूरा एक 3 वाला लाइन का है, इधर 3 का पूरा एक लाइन का है, तो यही मासा में लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए लासा देखो हमने इस तरह से लिखा है, पेयर वाले लिख लिए और जो एक्स्ट्रा बचे उनको भी लिख लेते हैं। लासा में जो संख्या बच जाती हैं पेयर बनाने से उनको भी लिख लिया जाता है और जिनका पेयर बनता है उनको तो एक ही बार लिखते हैं। मासा में क्या होता है? जिसका 3 का पेयर कंप्लीट बनेगा केवल वही संख्या लिखते हैं, उसके अलावा सब छोड़ दी जाती हैं। ठीक है, भाग विधि जो होती है लासा की वो इस तरह की, जो अब जो रेगुलर विधि जो आपको करते हैं लासा निकालने के लिए वो यही होती है भाग विधि। ठीक है, और मासा की भाग विधि जो होती है वो इस तरह से होती है। इसमें क्या करते हैं इसे समझ लो, मासा का क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाए तो देखो इसमें जैसे 3 संख्याएं आपके पास, यहाँ है 105, 175, 255। तो इसमें सबसे छोटी संख्या, ठीक है, उससे फिर क्या करते हैं उससे आगे मतलब बड़ी वाली, तो इसमें क्या होता है एक सबसे छोटी होती है, फिर मतलब मजली से क्या होती है एक सबसे बड़ी होती है। तो सबसे छोटी से उस मिडिल वाली संख्या को भाग करते हैं पहले, फिर जो मासा आता है उससे फिर सबसे बड़ी वाली संख्या को भाग करा। जैसे यहाँ 105 से 175 को भाग करा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, और 35 से फिर हम 255 को भाग कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो मासा यहाँ पर बचेगा मासा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले से डिवाइड कर लो, जो पहले वाले को डिवाइड करके जो बचेगा वही मासा होगा, ऐसा निश्चित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर मासा कितना 5 आया। तो इस तरह से हम मासा को निकाल लेते हैं। लासा मासा जो है मोस्टली निकालना है। अब आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस तरह से भिन्न देंगी होंगी, भाई ये नहीं लिखा होगा कि ये भिन्न है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देंगे एक और बोलेंगे इनमें लासा निकालो या मासा निकालो। तो देखो लासा मासा के सूत्र होते हैं भिन्नों के, पहचानना आपको खुद होगा सवाल कि भिन्न है या नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो लिखा है भिन्नों का लासा। जब भिन्नों का लासा निकालना रहेगा तो अंशों का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, जब भिन्नों का लासा निकालना होगा तो हम अंशों का भी लासा निकाल लेंगे और नीचे हरों का लासा ले लेंगे, मतलब जो भी भिन्न है उनका हर। जैसे यहाँ पे 12/15, 18/40, 90/108 है, इसका मासा निकालना है। ठीक है,
अब ऐसे ही भिन्नों का मासा निकालना होगा तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा, मतलब उल्टी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमें लासा मासा का दोनों मतलब एक ही क्वेश्चन में निकालना, मान लो ये वैसे तो इसमें मासा ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जब लासा लेना होगा भिन्न का तो ऊपर जैसे संख्याएं कौन सी 12, 18 और 90 क्या है, अंश हैं, तो हम इनका लासा निकाल लेंगे। ठीक है, नीचे वाले हर 15, 40 हो 108 का क्या कर देंगे, मासा कर देंगे। कब करेंगे, जब हमको भिन्नों का लासा निकालना होगा। जब भिन्नों का मासा निकालना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए भिन्नों का मासा पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या है 12, 18 और 90 का मासा निकाल दिया, यानी कि अंशों का मासा निकाल देंगे। क्लियर है। फिर हमें क्या करना है, 15, 40 और 108 का लासा निकाल लेंगे। तो 12, 18 और 90 का जो मासा आएगा वो 5 आएगा, और 15, 40 और 108 का जो लासा आएगा वो 1080 आएगा। कटने वाला होगा मतलब भाग होने की होगी कर लेंगे, और नहीं हो रही होगी तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसकी भाग हो सकती है लेकिन यहाँ किया नहीं है क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो जाती है आपको। ठीक, तो इसको चाहें तो भाग कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 5 एकम 5, और इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, और 5 अट्ठे 40 होता है। ठीक है, और वैसे करेंगे 5 एकम 5 और 5 एक्का 30। ठीक है, तो 1/216 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर वाइज नहीं चल रहे हैं, इसमें रिवीजन कर रहे हैं हम, तो हम नंबर वाइज नहीं चलेंगे क्योंकि जहाँ तहाँ से हमने क्वेश्चन जो है अरेंज किए हैं आपके लिए। तो इसमें जैसे क्वेश्चन है आपके लिए 99 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो इनको क्या है, हम पहले 100 पे ही चेंज कर लेते हैं। 99 को क्या लिखेंगे 100 पे, 100 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बन जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, आपको मैं एक रिकमेंड करूँ, अगर आपको a + b का होल स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, ये जो सर्वसम का सूत्र याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लो, बहुत काम आते हैं और इन पे बेस्ट क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, सूत्र लगा देंगे, आपका मान मिल जाएगा। क्लियर, ऐसे कर लेंगे। अब आता है 101 वाला, तो 101 को हम लिखेंगे 100 + 1। ठीक है, अभी जो 99 था उसको क्या लिखा था हमने 100 - 1। ठीक, अब 100 जिस 101 है इसको लिखेंगे 100 + 1, ए हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। किसका हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a² + b² + 2ab, यही तो सूत्र होता है। यहाँ पे अब सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगाया तो हो जाएगा 100 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 100² + 1 का स्क्वायर + 2 × 100 × 1 यानी कि 2ab। ठीक है, तो ये जाएगा 10,000 + 1 + 200। ठीक है, तो ये जाएगा 10,201। अब एक क्वेश्चन आपको इस तरह से कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, जैसे इसमें जो संख्याएं दे रखी हैं रूट में सभी, ठीक, अब पूछा जाए इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखो कि जिसके रूट में छोटी संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ पे 5 और 4 छोटा है सब में, देखो यहाँ -17, -16, -10, -9, और इसमें है रूट में -5 और -4, तो जिसकी रूट में सबसे छोटी संख्याएं होंगी एक्चुअल में वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जिसमें रूट में छोटी संख्याएं होंगी वो बड़ा होगा, और जिसके रूट में सबसे बड़ी संख्या होंगी, यहाँ देखो -√17 - √16 है, तो यह वाला सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, ये सबसे छोटा होगा। अब हम देखते हैं कुछ संख्याओं के प्रगुण होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला होता है आपका संबरक प्रगुण। कौन सा होता है, संबरक प्रगुण। ठीक है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें गुणा योग सबका लिए आता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जैसे दो संख्याओं का जो योग होगा, कोई भी दो संख्याएं होंगी, ठीक है, या पूर्ण, प्राकृतिक, परमेय, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो दो संख्याओं का जो जोड़ होता है वो एक प्राकृतिक या पूर्ण, जिसकी बात करी जाएगी उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पूर्ण संख्या के बारे में तो पूर्ण संख्या लिखा जाएगा, प्राकृतिक होगी तो प्राकृतिक, परमेय होगी तो परमेय लिख देंगे। ऐसी दो संख्याओं को जो गुणा होता है वो एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या होता है। क्रम विनिमय नियम ये होता है, क्रम विनिमय मतलब होता है क्रम विनिमय, विनिमय मतलब अदला बदली। तो जैसे दो संख्याओं को क्रम बदल के जोड़ें या क्रम बदल कर उनका गुणा करें तो आंसर जो होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यही इसकी है क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक, अब देखते हैं साहचर्य। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है कि दो संख्याओं मतलब तीन, अब इसमें दो नहीं तीन संख्या होंगी। साहचर्य में क्या होती हैं, तीन संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या कहता है कि बोला जाता है कि तीन कोई संख्याएं उनको क्या करेंगे, पहले एक छोड़ देंगे और बाद की दो संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे, फिर
एक साइड पहले दो संख्याएं ले लेंगे और लास्ट वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो बराबर ही होगा दोनों का साइड का, सीधी बात है, जब बराबर ही आएगा। अब ऐसे ही गुणा में कर लो सेम प्रोसीजर, तो गुणा भी इसका बराबर होगा। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर ये प्रगुण जो हैं वो जोड़ पे और गुणा में ही अप्लाई होते हैं, भाग में और ये घटाने में अप्लाई नहीं होते हैं। ऐसी वितरण का नियम या बंटन का नियम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है अभी, ठीक है। तो बंटन नियम आपका सेकंड सेमेस्टर के पेपर में आ चुका है। तो इसमें क्या होता है कि बंटन नियम में क्या करना होता है, बस आपको मतलब ब्रैकेट में जैसे गुणा करके दिए रहे हैं या घटा के दिए हुए, तो क्या करना है आपको बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो जैसे 4 × 5 + 8 है, तो क्या होगा कि 4 × 5 से भी होगी, फिर प्लस 4 × 8 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही 4 × 5, ठीक है, और -4 × 8। तो यानी कि वही है, आप करते तो हैं ना, ये सब आपने किया है, करते हैं भी हैं, ठीक। लेकिन आपको मोस्टली लोगों को इन चीज़ों के नाम नहीं पता होते, ठीक है, वही फिर हम इसी वजह से लिख नहीं पाते हैं। तो बंटन नियम में यही होता है, ठीक है। अलग अलग जैसे जो गुणा या जोड़ जो भी हो रहा है वो कर लेंगे। इसके बाद आता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी। तो योग का तत्समक अवयव जो होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, योग का तत्समक अवयव जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। और गुणा का तत्समक अवयव जो होता है वो होता है 1, गुणा का तत्समक अवयव होता है 1। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम कुछ प्रश्नों की तरफ। तो इसमें देखिए आपके लिए 3 तरह का क्वेश्चन आते हैं, एक क्रमागत संख्याओं का आता है, एक सम क्रमागत का आता है, एक आता है विषम क्रमागत का, ठीक है। तो इसमें अगर मानने वाला अपने समझ में आ गया तो बाकी सब अपने आप से पूरा सवाल कर लोगे, अगर मानने वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया। तो देखिए क्रमागत संख्या अगर मानने होगा तो हम मानेंगे x मानेंगे पहली, दूसरी मानेंगे x+1, तीसरी मानेंगे x+2 और चौथी मानेंगे x+3। सम क्रमागत अगर माननी होगी तो पहली मानेंगे 2x, दूसरी मानेंगे 2x+2 और तीसरी मानेंगे 2x+4 और चौथी 2x+6। ऐसी विषम क्रमागत अगर, ठीक है, विषम क्रमागत मानेंगे तो हो जाएगी 2x+1 पहली, दूसरी हो जाएगी 2x+3 और तीसरी हो जाएगी 2x+5, ठीक है। कब? जब विषम। तो सम विषम का आप चाहे स्क्रीनशॉट ये वाला लेके रख सकते हैं आपके आगे के यूज़ के लिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 105 है, तो संख्याएं बताइए, ठीक है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो उस क्रमागत संख्या को क्या मानते हैं, x और x+1 मान लेंगे। क्रमागत ही तो बोला है, सम ये सम थोड़ा ना बोला है। दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है 105, कर लिया। तो x और x हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा, एक को उधर भेज देंगे तो 105 - x, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x बराबर 104, x बराबर हो जाएगा 104/2, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 52, ठीक है। x का मान कितना आएगा 52, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी 52 और दूसरी जाएगी 53, यानी x+1 कर देंगे तो कितना हो जाएगी 53। ऐसी क्वेश्चन एक आपके पास और है, इसमें 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल जो है 30 है, तो संख्या याद करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं, 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो पहली संख्या को 2x मान लेंगे, पहली संख्या 2x हो जाएगी, दूसरी जाएगी 2x+2, जोड़ लेंगे, ठीक है। और बाकी जो है समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको कर लेंगे। एंड में जो x की वैल्यू आएगी वो ऊपर जो माना था उसमें रख देंगे 2x में, और 2x+2 में रख देंगे, तो 2 संख्या हमें 14 और 16 मिल जाएंगी। ऐसी विषम क्रमागत संख्याओं का सवाल होगा, ठीक है, वो भी कर लेंगे। फिर इसके बाद आते हैं कुछ जो संख्याओं वाले दाही वाले, ठीक है, दाही वाली संख्याओं वाले आते हैं जिसमें 2 अंकों की संख्या वाले सवाल होते हैं। तो इसमें संख्या बनाने के लिए ये वाला सूत्र लगता है, ठीक है, वो होता है दाही में 10 का गुणा कर दो और इकाई में 1 का गुणा। तो ये क्वेश्चन है, एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है, दाही का जो अंक है वो इकाई के अंक के दुगने से 1 अधिक है, यानी दाही का जो अंक है, दाही वाला अंक वो इकाई के अंक के दुगने से 1 अधिक है। अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर बनी नई संख्या मूल संख्या के जो है से 10 कम, ऐसी कुछ है क्वेश्चन, अभी इसमें कंप्लीट नहीं है, फिलहाल मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है, उससे आप समझ जाओगे। इसमें ये कि अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर जो नई संख्या है वो मूल संख्या के आधे से 1 कम है, ये क्वेश्चन था, आगे थोड़ा कट गया होगा, हो सकता है एडिटिंग में वो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम इकाई दाही मान लेंगे। तो इकाई जो है वो x है और दाही जो है वो इकाई के दुगने में 1 अधिक है, तो वह हो जाएगी दाही संख्या हो जाएगी आपकी 2x + 1, ठीक है। मूल संख्या जो है वो
मतलब जो संख्या निकालनी है लिखेंगे वो हो जाएगी इकाई में 1 का गुणा और दहाई में 10। ठीक है, इकाई कितना x है और दहाई है 2x + 1, 2x + 1 में 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20x और प्लस 10, यानी जो संख्या आपकी पहले आ जाएगी वो आ जाएगी 21x + 10। अब अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर संख्या बना लेंगे, कौन सी बनेगी, यानी कि जहाँ इकाई है, जहाँ x, यानी कहने का सीधे मतलब ये है जहाँ x है वहाँ पर आपको 2x + 1 रख देना है। यहाँ देखो, यहाँ जहाँ x है वहाँ आ जाएगा 2x + 10 और जहाँ 2x + 1 था वहाँ पर आ जाएगा x। ठीक, ऐसे स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अब संख्या आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 12x + 1। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें आगे ये था कि नई संख्या जो आई है वो मूल संख्या के आधे से 1 कम है। तो भाई आपको करना है कि नई संख्या लिख लेंगे, मूल संख्या का आधा कर देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे। ठीक, ऐसे ही फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 12x + 1 और यहाँ पर हम इस तरफ हम इसका लासा ले लेंगे। लासा लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा लासा और ये 21x + 10 जो होगा वो 2 में जाके गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12x + 1। ठीक है, हो जाएगा 21x और 10 में से 2 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 8। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 2 का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24x और फिर 24x और इधर से 21x जो है वो इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 24x - 21x और यहाँ से जो है 2 इधर से इधर, मतलब 2 एकम 2 जो था वो 8 - 2 हो जाएगा और 3x बराबर यहाँ बचेगा 6, x बराबर हो जाएगा 6/3 यानी कि 2। संख्या आपकी हो जाएगी 21x + 10। संख्या हमारे पास यही थी 21x + 10, ये तो मानी थी, ये तो निकाली थी हमने 21x + 10 ये वाली। ठीक है, ये वाली 21x + 10। तो यही हम क्या करेंगे इसमें, अब इसका मान रख देंगे x का, तो ये संख्या आपकी आ जाएगी 52। एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में और आते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या निकालो। बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए आपके लिए क्वेश्चन अगर आ जाए बाई चांस, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दी हुई संख्याएँ होती हैं उनको x और y मान लेते हैं। ठीक है, जितनी संख्याएँ निकालनी होती हैं उसको n मान लेते हैं। ठीक, फिर हम फिर निकालते हैं डी निकालेंगे तो डी का सूत्र होगा y - x / n + 1। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे, y का मान है 4/5 और x का मान हमने लिया है 3/5। ठीक, बटे और जो मतलब कितनी संख्या है, n का मान है यहाँ पर 5 + 1, तो इसको ऊपर वाले को सॉल्व किया हमने तो आ जाएगा 1/5। यहाँ पे 5 ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5 और 4 - 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो 1/5/6। ठीक, कुल मिलाकर ये 1/30 हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, ये है डी का मान। ठीक है, डी का मान कितना आ जाएगा 1/30, ये आ गया डी का मान आ गया 1/30। अब हम परमेय संख्या निकालने के लिए एक सिंपल से सूत्र का यूज करते हैं। सिंपल सा सूत्र वो ये है, पहली परमेय संख्या निकालनी होगी तो लिखेंगे x + d। ठीक है, दूसरी परमेय संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे x + 2d। कितना लिखेंगे, x + 2d। तीसरी निकालनी होगी तो लिखेंगे x + 3d। ठीक है, ऐसे ही करके 5, 6 तक की संख्याएं निकालते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सूत्र लगा के ये देखो, प्रथम परमेय संख्या x + d। ठीक है, डी का मान लगा दिया और x मतलब कौन सी संख्या, x हमने क्या माना था 3/5 माना था, उसको लिख देंगे तो 3/5 + 1/30 सॉल्व कर लेंगे 19/30 आ जाएगा। ऐसी द्वितीय परमेय संख्या निकाल लेंगे, तृतीय निकाल लेंगे, चौथी, ठीक है, पाँचवीं, छठी, जितनी 5 तक की पूछी गई तो 5 तक की सब ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, यही सूत्र लगा के, बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको ये वाले याद रखना है कि जो बस डी की मतलब 4, 3, 5 ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे, x + d, x + 2d। डी का मान निकालने के लिए ये वाला सूत्र है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। ठीक है, अब हम बताते हैं इसमें एक आता है निरपेक्ष मान वाला। तो निरपेक्ष मान जो होता है संख्या का निरपेक्ष मान, देखो संख्या चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, संख्या का निरपेक्ष मान जो होता है वो प्लस का ही रहता है। ठीक है, जैसे +7 का निरपेक्ष मान 7 होगा, -7 का निरपेक्ष मान भी 7 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आयु वाले क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु वाले। तो ये वैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पिता पुत्र की, देखो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पिता अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना है ना, तो पहले पुत्र की आयु भी तो मान लें हम। तो पुत्र की आयु आ गई
x वर्ष, ठीक। तो पिता की आयु हो जाएगी 3x। अब निकालेंगे 12 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, मतलब आज से आगे की, मतलब वर्तमान से आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो तो एज जुड़ेगी। अगर पीछे की बात करेगा तो एज क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो 12 वर्ष पश्चात पुत्र की जो आयु होगी उसमें भी 12 साल जोड़ देंगे और पिता की जो आयु है उसमें भी 12 साल जोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि 12 वर्ष पश्चात पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। प्लस 12 है, ठीक, और ए हो जाएगी पुत्र की आयु है x प्लस 12। तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस 12 का दोगुना कर देंगे। कैसा करेंगे, दोगुना। कोई तो कह रहा है पुत्र, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की दोगुनी है, आपके सामने स्पष्ट सब लिखा हुआ है, ठीक है। बस इसको क्या करना है, आप जो सिंपल समीकरण के रूप में आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 और पिता की जो आयु है वो कितनी है 3x, ठीक है। पुत्र की आयु तो x हो जाएगी यानी कि 12 साल हो जाएगी और पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x यानी कि 3 गुणा 12 यानी कि 36 वर्ष उम्र आ जाएगी पिता की, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आता है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 50 साल है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु बताओ। अब देखो इसमें मानना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा आपको। पिता और पुत्र जो है दोनों की उम्र जो है वो 50 साल है, तो इसमें क्या करते हैं किसी एक की एज को x मान लेते हैं, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो बेटा है यानी पिता जो हैं, पिता और प्लस जो पुत्र है, पुत्र वो मिलाकर कितना है 50 साल है, ठीक। दोनों की 50 साल है, ठीक। तो पिता पुत्र दोनों की जब 50 साल है तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हम पिता की उम्र मान लेंगे x, ठीक है। पिता की उम्र क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, सही है। पिता की उम्र को x मान लेंगे तो बेटे की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 50 माइनस x, ठीक है। बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी 50 माइनस एक्स। 50 माइनस एक्स और एक्स को अगर जोड़ोगे तो 50 ही बचेगा, ठीक है। तो पिता की उम्र मान लेंगे x और बेटे की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 50 माइनस एक्स। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो मैंने आपको बताया था पहले अगर होगा तो घटाएंगे, तो 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु में से कितना घटाएंगे 5, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5। ऐसी पुत्र की आयु में से घटा लेंगे यानी 50 माइनस x में से 5 कर देंगे, तो आपके पास जो बचने वाला है पुत्र की जो एज बचेगी वो बचेगी 45 माइनस x, ठीक है। कब, 5 साल पहले। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा है कि 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। तो एक तरफ लिखेंगे पिता की उम्र है x माइनस 5, ठीक है। पुत्र की उम्र है 45 माइनस एक्स और उसका कितना करना है 7 गुना करना है, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे तो हमारे लिए मिलेगा x माइनस 5 और 7 गुणा 45 जो कि हो जाएगा 315 और हो जाएगा 7x, ठीक है। तो अब यहाँ x तो अपनी जगह पे इधर ही रहेगा, x कहाँ है, x a है ना इधर साइड, और इधर से जो 7x था जो माइनस का वो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7x। तो x प्लस 7x बराबर हो जाएगा 315 प्लस 5, क्योंकि इधर से माइनस 5 जो है वो इधर जाएगा उठ के तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो जाएगा 8x बराबर 320, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 320/8 यानी कि आपका 40 साल आ जाएगा, ठीक है। तो जो पिता की उम्र है वो कितनी हो जाएगी 40 साल और पुत्र की 50 माइनस एक्स यानी कि हो जाएगा 50 माइनस 40 यानी कि पुत्र की उम्र आ जाएगी 10 वर्ष, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं एक आयत वाला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई चौड़ाई निकालो, ठीक है। उससे कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर। साफ साफ देखो मानेंगे कैसे, लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई जो होगी लंबाई, ठीक, वो 4 उस चौड़ाई से 4 है ना, तो चौड़ाई भी तो होनी चाहिए, तो चौड़ाई मान लेंगे कितनी x। जो चीज़ नहीं होती है जिससे तुलना की जाती है पहले उसी को मानते हैं, इतना ध्यान रखो। क्वेश्चन कोई सा हो जिससे भी कंपेयरिंग की जाएगी, चाहे एज वाला हो चाहे इस तरह का हो, जिसमें कंपेयरिंग की जाती है पहले उसको मानते हैं। तो यहाँ x मान लेंगे, कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगी x, तो आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 4, तभी तो हो जाएगी ज़्यादा। परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप होता है आयत का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। मान रख देंगे यहाँ पर, तो आपके लिए मिलेगा 4x प्लस 8, ये आ जाएगा आयत का परिमाप। फिर वो कह रहा है कि आयत का जो परिमाप है वो 40 है, ठीक है। तो यानी 4x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। 4x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 8 और 4x, ठीक है। 4x यानी कि और x बराबर कितना हो जाएगा
32/4 और x का मान कितना जाएगा 8। तो आयत की लंबाई हमने कितनी ली थी x+4 थी हमारे पास, तो हो जाएगी x+4 यानी कि 8+4 कितनी 12 और चौड़ाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को आप खुद से करके देखना है एक बार फिर से। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप अगर हो सकता है तो आप एक एटलीस्ट रफ पे एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देख लें इनकी। अब इसके बाद एक भिन्न का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके लिए आया हुआ है। तो एक भिन्न का हर जो है अंश से 2 अधिक है, यदि अंश में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। तो इसमें क्या है, भिन्न का हर में जो वो कह रहा है भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है, तो जिनमें ना अंश हर में ही आपस में तुलना हो जाती है उसमें भिन्न को हम x/y नहीं मानते हैं। x/y का भी ये क्वेश्चन मैं आपके लिए आगे दे रहा हूँ, वो भी है। इसमें क्या है, भिन्न का हर जो है अंश से 2 अधिक है, तो अंश भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला जिसको तुलना करते हैं, जो नहीं है उसको पहले मान लो। तो भिन्न का जो अंश है वो मान लेंगे x हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर जो है वो हो जाएगा x+2 और भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है अंश बटे हर, तो अंश ऊपर यानी x ऊपर और x+2 नीचे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अंश में अगर 5 जोड़ दें तो भिन्न में 1 की वृद्धि हो जाती है। मतलब कहने का उसका ये है कि अगर आप इस x में इस वाले टर्म के x में अगर 5 जोड़ दोगे तो जो पूरी भिन्न है ये x/x+2 इसमें 1 बढ़ जाएगा, यानी इस ऊपर x में 5 जोड़ा तो नीचे ये हो जाएगा x/x+2 + 1। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, ये x+2 इसमें जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x+5 बराबर 2x+2 और x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही हमने अंश माना था x, तो हो जाएगा 3 और हर हो जाएगा x+2 यानी कि 3 + 5 बराबर, और जो भिन्न होगी आपकी वो हो जाएगी 3/5। ठीक है, क्योंकि अंश जो है वो 3 है और हार कितना है 5। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा लग रहा हो तो एक ब्रेक ले लो थोड़ा सा, इसके बाद देख लेना आगे। मैंने भी बिना ब्रेक के वीडियो बना रहा हूँ, कंटिन्यू चला ही पड़ा हूँ, मैंने भी कोई ब्रेक नहीं लिया अभी तक। ठीक है, तो उदाहरण अगला मतलब एक अगला क्वेश्चन है जिसमें x और y से ही आपको करना है। तो लिखा एक भिन्न और दोनों हर गलत है थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, मिस प्रिंट है इसमें, ये मैंने नहीं गलती की है, इसमें ही गलत है। ठीक है, इसमें ऐसा होना चाहिए था एक भिन्न के अंश और हर में। ठीक है, यहाँ पे अंश होगा शुरू में और से पहले। ठीक है, एक भिन्न के अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न में 4/5 भिन्न जो है 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न जो हो गई 1/2 हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको भिन्न पहले ही माननी पड़ती है, x/y मान लेंगे, दोनों में 1 जोड़ देंगे यानी x/y में दोनों। पहली कंडीशन यही कह रही कि अंश और हर में यानी कि x और y में दोनों में 1 जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया, कितना हो जाएगा x जो, और वो कह रहा कि जब जोड़ते हैं तो मान कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। 4/5 हो गया, फिर क्या करते हैं हम इसमें आगे, अब इसमें कुछ देख ही नहीं रहा कि क्या करें, तो देखो क्या फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 की गुणा x+1 से हो जाएगी और y+1 की 4 से हो जाएगी, कर देंगे। आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी ए वाली। ठीक, एक समीकरण बन जाएगा 5x - 4y बराबर -1। ऐसे ही अगली कंडीशन में ये कह रहा है कि दोनों अंश और हर में से 5 घटा दो तो 1/2 हो जाएगा। फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे और इसमें 1 का गुणा कर देंगे, तो हमें अगली इक्वेशन मिल जाएगी ए वाली। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे बाई वाली जो टर्म है दोनों इक्वेशन की, ठीक है, वो बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है इसमें बाई केवल अकेला है, मतलब बाई जो है वो केवल सिंगल है, ऊपर 4 बाई है। तो क्या करेंगे इसमें भी सेकंड इक्वेशन के जो है उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 8x - 4y। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन अब चेंज होकर 8x - 4y बराबर 20 हो जाएगी। तो अब जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन जो थर्ड हमें मिली है गुणा करने के बाद, इनको हल करेंगे। ठीक है, इनको हल कर लेंगे यानी कि घटा लेंगे। तो हमको घटाने पर जो हमको मान मिलेगा वो मिलेगा 3x बराबर 21। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 21/3 यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, और 7 का मान जो होगा समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें जो है y का मान मिल जाएगा। y का मान हो जाएगा 9 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 4y बराबर 36 होगा और y बराबर 9, और ऐसी भिन्न हमें मिल जाएगी 7/9 क्योंकि x का मान हो गया 7 और y का मान आ गया 9। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा एक सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने इसी भी यहाँ पे भी हर तरह का क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल सा है लेकिन कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है। ठीक है,
तो इसमें क्या करना है कि आपको गुणा करना है। तो देखियो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले चिन्हों की गुणा होती है, फिर संख्याओं की गुणा होती है, फिर एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो होते हैं उनकी गुणा होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले संख्याओं चिन्हों को देखते हैं। तो ये देखो चिन्ह है माइनस माइनस और माइनस, तीनों माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 3 बार माइनस है तो माइनस ही आएगा। फिर संख्याओं को देखते हैं तो 4 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 12, 4 3 12 12, फिर 2/3 से इसकी गुणा करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर देखो एक्चुअली यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन से, -4 है, ठीक है, और 3 है और माइनस का 2 है, इनकी सबकी क्या करनी है गुणा करें तो माइनस तो हो ही जाएगा। ठीक है, फिर इस 3 से ये 3 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो यहाँ जाएगा माइनस का 4 दूनी वो 8 आ जाएगा, तो यहाँ -8 आ गया देखो नीचे। फिर ax² a/bx इनकी गुणा कर लेंगे तो यहाँ बचेगा ab और x की दो मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ जाएगा x³ यहाँ होगा फाइनल आंसर आपको होगा -8 abx³ बाई। ठीक, इसको आप खुद करेंगे तो देखना तो इतना ही आंसर आपका आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन मैं इस टाइप का आपको पहले ही बता चुका हूँ ये, ठीक है, उसमें 100 वाला था 99 से। ठीक है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको अभी बता दिया है बिल्कुल। और ये क्वेश्चन आपका एक और है, a+b और a- सूत्र का प्रयोग करके 303 और 297 का मान करो। तो 303 को लिख सकते हैं 300 + 3 और 297 को लिखेंगे 300 - 3। ठीक है, तो a+b और a-b के सूत्र पे ये बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 300 का स्क्वायर जो होगा 90,000 हो जाएगा और -9 तो आपका आ जाएगा 89,991 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो a + 1/a = 3 है, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात करो। देखो स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा तो ये जो आपके लिए मान दिया होता है, ये वाली ये जो पूरी टर्म होती है इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, बहुत से लोग इस क्वेश्चन से अच्छे से वाकिफ होंगे काफ़ी तरह से। तो ये जाएगा a + 1/a का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो a + 1/a² बराबर, यहाँ पे इन्होंने एक गलती करी कि एक ही टर्म को लिया है केवल। ठीक है, ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये जो है ये जो a + 1/a है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3²। थोड़ा सा गड़बड़ आता है यहाँ पर राइटिंग, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे और इसके इधर चीज चलता रहेगा, तो यहाँ पे इधर सूत्र लगेगा a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ये जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, तो a प्लस ठीक है मतलब a² + 1/a² और +2, ठीक है, बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, a² बराबर, और आपका जो आंसर इसका आएगा वो आ जाएगा a² + 1/a² बराबर हो जाएगा 9 - 2 यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आधार 4 है, तो ऊंचाई बताओ कितनी। जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई वाला मतलब सवाल आए तो आपको बस ए वाला सूत्र याद रखना है। ठीक है, कौन सा, ए वाला, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला सूत्र आपको याद रखना है बस। क्षेत्रफल 6 है, आधार कितना है 4, लगा देंगे मान, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 और आधार 1/2, आधार का मान है 4, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी 6/2 और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो 6 है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसमें आपको लगा देना है मान। ठीक है, सूत्र लिखेंगे, भुजा की जगह भुजा का मान लगा देंगे, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, काट लेंगे इसको और दे जाएगा 4 नेम 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 नेम 36 हो जाएगा और जाएगा 9/√3 वर्ग सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। इसके बाद इस तरह का एक क्वेश्चन है जो मतलब जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी होंगी। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो मैंने आपको वीडियो पहले ही डाल दी है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, DLED सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएंगे बाकी।
तो इसमें क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की ऊंचाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसमें भुजाएं जो हैं 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर हैं। तीनों भुजाओं को हम ABC करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3 भुजाएं दी होती हैं अगर अलग अलग, ठीक है, तो हम इनको लिखें ABC करके। फिर हम अर्ध परिमाप निकालते हैं S बराबर होता है S जो होता है वो जो होता है अर्ध परिमाप होता है A + B + C/2, ठीक है। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का लगता है सूत्र। इस सूत्र कब उपयोग करते हैं? जब भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो हो जाएगा √S × S - A, S - B और S - C। ABC जो है हमें तीनों भुजाएं हैं, और S अर्ध परिमाप हमने निकाल ही लिया है 24, ठीक है, लगा देंगे इसमें। और यहाँ पर आपका जो ऑल ओवर जो आएगा आपका वो आ जाएगा 70 56, ठीक है। और 70 56 का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जो वो निकालेंगे भाग विधि से, ठीक है। 70 56 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे आप, ठीक है। और फिर इसका आंसर जो होगा वो 84 आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 84 वर्ग मीटर हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन है, एक आंगन की जो लंबाई है वो 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। आंगन में 30 वर्ग सेंटीमीटर के पत्थर के चौके बिछाने का क्या खर्च होगा यदि एक चौके का मूल्य 50 पैसे हो? मतलब 0.5 रुपये है, 50 पैसे एक ही बात है, ठीक है। तो रुपये 0.5 यानी कि 98, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। आंगन की लंबाई चौड़ाई कितने में? 15 मीटर है, और मतलब लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। तो आंगन का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार, देखो जिसमें दो चीज़ें मतलब दो मापें होंगी वो भी अलग अलग, तो वो लंबाई चौड़ाई ही होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई का सूत्र लग जाएगा, 15 × 12 180 मीटर इसका जो है वो आंगन का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर पत्थर के चौके की जो माप दे रखी है वो आपको दे रखी है 30 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब ये आपको सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये भाई बोल रहा है सीधे सीधे, मतलब देखने में तो ये लग रहा है कि ये क्या होता है, क्षेत्रफल है, लेकिन एक्चुअल में इसने जो है हमको दिया है एक मतलब भुजा दे रखी है सिर्फ। तो वो 30 वर्ग यानी एक वर्ग की भुजा है, जो चौका है, मतलब यह कह सकते हैं टाइल, ठीक। चौका मतलब टाइल, तो वो जो टाइल है वो बिछाया है हमने, उसका भुजा है 30, ठीक है, और वो वर्ग के शेप में है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 900 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस 900 वर्ग सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हमें 100 × 100 करना है, यानी कि 10,000 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी, मतलब भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। 100 × 100 यानी कि 10,000 से हमें भाग करनी पड़ेगी किसमें, 900 में। तो हमारा 9/100 वर्ग मीटर ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, चौके की संख्या निकालने के लिए आंगन का क्षेत्रफल बटे एक चौके का क्षेत्रफल रख देंगे, ठीक। तो इसका जो है 180 तो आंगन का क्षेत्रफल हो गया, और एक चौके का क्षेत्रफल है 9/100 रख देंगे। तो हमारा जो काट पीट के यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 से इसको काट देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20, और 20 से 100 की गुणा कर देंगे तो 2000 आ जाएगा। तो यानी कितनी टाइलें हमें बिछानी है, 2000, और इनका खर्चा जो हो जाएगा वो 0.5 से रुपये से गुणा कर देंगे तो 1000 रुपये। देखो 2000 चौके हैं, और एक चौके का जो बिछाने का खर्चा है वो 50 पैसा है, ठीक है। तो 2000 का जो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा सीधे ही, और वैसे यहाँ गुणा करके निकाल दो तब भी 1000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर। मतलब वो कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, और उसी के क्षेत्रफल के बराबर एक मतलब कतई सेम टू सेम उतनी क्षेत्रफल का एक त्रिभुज है, जिसका उस त्रिभुज का आधार जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे सीधे सीधे। ये तो बोला है आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, लंबाई गुणा चौड़ाई का सूत्र लगा के। फिर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी सूत्र लगाओगे, और जहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, वहीं पर आप 60 उसका मान रख दोगे। ये रख दिया, देखो, ठीक है। तो जगह 1/2, थोड़ा किताब है ना, किताब की लैंग्वेज में होता है, आप अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ 60 मान रख देना सीधे, ठीक है। त्रिभुज क्षेत्रफल के नीचे लिख देंगे सीधे 60, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 × 60/15, 15 चौकू 60, कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, ठीक है। 4 से 2 का गुणा कर दें कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की ऊंचाई जो हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के
के अंदर चारों ओर समान चौड़ा मार्ग बना हुआ है। यदि मार्ग की चौड़ाई 2 मीटर हो तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 30 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान है और मैदान के अंदर की ओर है जो वो एक मतलब समान चौड़ा मार्ग है और उस मार्ग की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये 24 और 30, उसके भीतर जो होगा 2 मीटर का रास्ता है। तो जो देखो रास्ता भीतर से होता है तो उसके अंदर भी एक आयत और बन जाएगा। ठीक है, रास्ता छोड़ के भीतर भी एक जगह बचेगी, वो भी आयत के शेप में होगी। तो उस आयत की लंबाई चौड़ाई भी हमें निकालनी होती। अगर रास्ता अंदर से होता है तो लंबाई चौड़ाई मतलब जो लंबाई चौड़ाई निकाली जाती है उसमें रास्ते का दुगना जो है हम घटा के तब निकालते हैं अंदर वाले की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 है और ये जो 26 है, कितनी है, ये 26 है, ये 30 है, यही तो है। तो इसमें क्या किया, रास्ते का दुगना जो होता है वो हम घटाते हैं तभी हमें लंबाई और चौड़ाई मिलती हैं। जैसे यहाँ देखो 24 है, ये 20 हो गया, तो क्या किया 2 का दुगना कितना हो जाएगा 4, तो दोनों में से 4 4 घटाया तभी आया है। और सेम यही पोजीशन अगर ये होती कि रास्ता बाहर से होता तब हम रास्ते का दुगना होता जोड़ देते, क्या करते जोड़ देगा। ये रास्ता बाहर से होता तो दोनों मेजरमेंट में 4 4 हमें जोड़नी होती, तो जो 30 है वो हो जाता 34 और ये हो जाता 28। ठीक है, कब होता है जब रास्ता बाहर से होता है, लेकिन इसमें अंदर से है। तो क्वेश्चन दोनों तरह के आते हैं, इसलिए मैं आपको इतनी देर से मैं इसको समझा रहा हूँ। तो पहले हम बाहर वाले का निकालते हैं। देखो इसमें करना होता है हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले जो बाहर वाली जो मापे हैं जी, मतलब 24 गुणा जो 30 है इससे एक निकलेगा क्षेत्रफल और ये अंदर वाली इससे निकलेगा। फिर बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे और रास्ते का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, बस यही हमने किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो लिखा है देखिए ऊपर जो हमने मतलब बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाला वो आ गया 720 वर्ग मीटर आ जाएगा। और अंदर वाले आयत का जो क्षेत्रफल निकालेंगे मतलब पहले भुजाएं निकाल लेंगे घटा के 26 और 20, इससे जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 520। ठीक है, फिर मार्ग का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए हमें 720 में 520 को घटा देंगे और आंसर हमारा 200 वर्ग मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको जो आ रहा है वो बारंबारता सारणी बनाने वाला सवाल है। इस तरह का सवाल एक आएगा जरूर, इस तरह का नहीं आएगा तो आयत क्षेत्र का जरूर आएगा। एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा आता जरूर है इनमें से। तो देखिए इसमें आंकड़े दे रखे हैं काफ़ी सारे आपके सामने। वैसे पेपर में इतने आंकड़े बहुत कम आते हैं, पेपर में 15-16 तक आंकड़े आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं और सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो देखो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 97 होगी, कितनी होगी 97, और सबसे छोटी संख्या होगी 54। इसमें घटा के देख लेते हैं कितना आ रहा है 43। यानी कि हमें जो वर्ग अंतराल मतलब बारंबारता सारणी बनानी होगी वो 10-10 की बना लेंगे तो ज़्यादा सही है। फिर इसमें क्या करते हैं वर्ग अंतराल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो वर्ग अंतराल हमें लेके चलना है तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 54, उसके हिसाब से वर्ग अंतराल अगर हम लेकर चलेंगे तो हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं 50 से शुरू कर सकते हैं और इसको हम 97 है लास्ट नंबर यानी कि 100 तक ले जाना होगा। तो 50 से 60 का बनेगा पहला, फिर बनेगा 60 से 70, फिर 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। फिर हम क्या करते हैं इसमें देखो 50 तक के जितने नंबर हैं 50 से 60 तक, 50 से 60 से, और इसमें जो 60 वाला जो 50 से 60 वाला जो वर्ग है इसमें 50 से लेके 59 तक के नंबर केवल इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें तभी इसकी जो बारंबारता हो जाएगी 5। अगर इसको मैं कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है तो आप आंकड़े देख के अपने हिसाब से इसे देख के कर लेना। ठीक है, फिलहाल इसमें जो है फिर 60 से 70 वाला होगा तो इसमें अब इसमें जो 60 होगा इस ऊपर वाले में शामिल ना करके नीचे वाले में हम शामिल करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कुछ लोग ऊपर वाले में ही शामिल कर लेते हैं। अगर आप देखो ऊपर वाले में 60 वाले वैल्यू जो है सॉल्व कर लोगे तो भाई इसमें नहीं गिनोगे फिर अगले वाले में। ठीक है, ये चीज़ शर्त होती है कि मतलब 60 जो होगा आप 2 बार काउंट नहीं करोगे, चाहे ऊपर वाले में कर लो चाहे नीचे वाले में कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर लेते हैं। बारंबारता सारणी बनाने के लिए क्या करना था, सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या घटा के देख लेते हैं कहाँ तक रेंज जाने वाली है, या ऐसा करते सबसे छोटी से ही देख लेते हैं मतलब फिर स्टार्ट 10 से ही करते 10 या 5 का ही वर्ग अंतराल बना के। और टैली चिन्ह लगाने के लिए क्या करते हैं, देखो 4 बार कोई संख्या आ जाएगी तो 4 डंडे लगे जाएंगे, जैसे ही 5 में आएगा इसे तिरछा डंडा मारते हैं। ठीक है, ये जो आपको तिरछे जो दिख रहे हैं ये मतलब 5-5 का सेट होता है और बस यही बार। और ये इतनी बार जैसे 5 बार होता है तो 5 लिख दिया, 4 है 4 डंडे, इधर 6 डंडे तो 6 लिख देंगे, इधर कितने 9 है तो 9 लिख देंगे बारंबारता, इधर 7 है तो 7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपके लिए क्या होगा
देखो इस तरह के आपके पास ज़्यादातर आने की चांस रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं। जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पेपर में जिनमें आंकड़े कम रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे छोटा अंक 2 है और जो सबसे बड़ा अंक है वो 48 है इसमें, ठीक है। तो 2 से 48 यानी कि अगर वर्गमूल हम इसमें बनाएंगे, अगर 10 का भी बनाना चाहें, जैसे इन्होंने 5-5 का बनाया है, अगर आप 0 से 10 का बनाएंगे तो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। 5 ही बनेगा केवल, 0 से 5, 5 से 10, ठीक है। ये 5-5 का हो गया और 10 का बनाएंगे तो 0 से 10 हो जाएगा और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह से बस इतना ध्यान रखें कि संख्या जो आपने, जैसे यहाँ पर 0 से 5 है तो जो 5 जो है ऊपर वाले में अगर काउंट कर लिया है तो इस नेक्स्ट जो 5 से 10 है इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अब हम देखते हैं एक आयत चित्र वाला क्वेश्चन। आयत चित्र में क्या होता है कि जो वर्ग अंतराल रहता है, ठीक है, ये वर्ग अंतराल जो आपको दिया रहेगा, इस वर्ग अंतराल को, इस वाले को हम बनाते हैं नीचे साइड में, ठीक है। अगर ये वर्ग अंतराल 0 से शुरू है तब तो हम मूल बिंदु से जो है बनाना शुरू कर देंगे अपना ग्राफ। अगर ये 0 से ना होकर किसी संख्या 20-30 से अगर शुरू है तब हम इस 0 को छोड़कर, ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखो अगर वर्ग अंतराल 0 से शुरू है तो आप यहीं से स्टार्ट कर दोगे ग्राफ को, लेकिन वर्ग अंतराल अगर कोई संख्या शुरू है तो यहाँ से स्टार्ट करोगे फिर, ठीक है। इस 0 को छोड़ना पड़ेगा, मतलब ये वाला जो आपको जो ग्राफ जो बना है ना, ये वाला आपको खाली छोड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, जैसे 30 आ गया तो 30 यहाँ से आएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके। और बारंबारता जो होती है वो हमेशा इस साइड लिखते हैं, ठीक। फिर क्या करते हैं कि जैसे इसमें 10, 9, 12, 15, 8, 7 और 11, 6 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 से लेके 12 तक की बना सकते हो या 5-5 करके इधर बना सकते हो बारंबारता। और ये जो है आयत चित्र हमेशा चिपका कर ही बनता है एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा नहीं बीच में डिफरेंस अगर दे दिया एक खाली छोड़ के तो वो बार ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। आयत चित्र का मतलब यही होता है कि चिपका बना। आयत मतलब देखो ये आयत जैसे लग रहे हैं, ये आयत की जो आपने ग्राफ उठा रखे हैं आयत जैसे, इसीलिए, और ये चिपका के बनाए देखो पूरा लग रहा है आयत जैसा, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है आयत चित्र, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे, बहुत इजी होते हैं वैसे तो ये क्वेश्चन, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, बस यही आती है वर्ग अंतराल और बारंबारता को बनाने में, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे सर्वसंख्या वाला आता है आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि सर्वसंख्या है या नहीं है, कौन सर्वसंख्या है कौन सर्वसंख्या नहीं है। तो देखो जिसमें दोनों पक्ष बराबर होते हैं वो सर्वसंख्या होती है, ठीक। जैसे ये है 2x × x + 1 = 2x + 2, ये सर्वसंख्या है या नहीं ये बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, या तो देखो 1 रख दो x की जगह पे, या एक तरीका ये है कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक तो इसमें इन्होंने ये तरीका बताया, एक तरीका ये है कि जो समीकरण है उसको सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगी 2x + 2 इधर साइड का, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो यही तो बनेगा 2x + 2, और इधर 2x 2 + 2 पहले ही है। तो जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं जिस इक्वेशन के, ठीक है, वो क्या होती है, सर्वसंख्या होती है, ठीक है। बाकी वैल्यू वगैरह रखने वाला तरीका जो है वो थोड़ा नया है, इसमें कुछ मुझे लग रहा है, फिलहाल आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। बाकी हमने क्वेश्चन आपको लगभग करा दी। एक क्वेश्चन जो आता है हेक्टेयर वाला, ठीक है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 0.5 हेक्टेयर है और 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान को एक की भुजा 125 मीटर और दूसरी भुजा बताओ, तो देखो एक हेक्टेयर में होता है 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो 0.5 यानी कि आधा हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 5,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल वो हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, ये कुछ अलग तरह का दे रखा है, वैसे यहाँ पर जो है इस तरह से होगा 0.5 हेक्टेयर हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है क्षेत्रफल जो होगा भुजा गुणा भुजा ना होके आपका होगा आयत का लंबाई गुणा, यहाँ भुजा गुणा इसलिए लिखा है इन्होंने कि यहाँ पर लिखा है भुजा, ठीक है, इस वजह से। वैसे इसका होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, ठीक है। क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे आप भुजा गुणा ना लिख के लंबाई गुणा चौड़ाई भी लिख सकते हैं, ठीक। लगा देंगे क्षेत्रफल का मान, और एक भुजा 25, दूसरी भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी भुजा 5,000/125 सीधे भाग कर देंगे, 40 मीटर आ जाएगी। और इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको अभी बताया ही था कि जैसे इसमें जो वैल्यू दी होती है उसी का होल स्क्वायर करके, देखिए स्क्वायर बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे, और वैसे बोलेगा तो मतलब क्यूब होगा तो क्यूब कर देंगे। भाई इस वैल्यू का हम होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये जाएगा x² + 1/x² × 2 × x 1/x, ठीक है।
तो ये आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 2, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 23। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, बस संख्या का चिन्ह बदल देंगे, प्लस की माइनस होगी तो माइनस कर देंगे, माइनस होगी तो प्लस कर देंगे। बाकी इस जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधार ऊंचाई वाला मैंने आपको करा ही दिया इस तरह का सवाल। ठीक है, और ये बॉडमास का नियम जो अभी लास्ट सेट मैंने आपको अपलोड किया था उसमें करा दिया था मैंने 17 वाला। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो। और इसमें क्या है, AC और BD बराबर हैं और BC और AD बराबर हैं, यानी कि वो कह रहा है AC और BD बराबर है और जो AD है और BC बराबर है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो इसमें देखो त्रिभुज निकाल के देखो, एक त्रिभुज आ रहा है ACB आ रहा है, एक आ रहा है ADB। ठीक है, BAD, तो क्योंकि हमने इधर से लिया लेफ्ट वाला AB और C। ठीक, तो इधर से भी हम इधर वाला देखो, इधर इस वाले कोने को पकड़ा, अब हम इधर से कोना पकड़ेंगे ये वाला, तो ये BAD। ठीक है, तो ये तीसरी वाली जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको भिन्न का आंसर बनाने वाला, और इस तरह से आपका जो 1 घंटा लगभग 1 घंटा हो ही चुका है। तो ये मैराथन जो आपकी कंप्लीट हो गई है। रिवीजन कराने का मैंने बहुत कोशिश किया कि अच्छे से करा दूं। बाकी भाई आपको जैसा लगा हो बताना ज़रूर कमेंट करके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा रेड कलर से। ठीक है, सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, मैं नीचे लिख के आ रहा होगा रेड कलर से, उस पर बस क्लिक कर दो केवल, और बेल आइकन अगर दबाना चाहते हो तो दबा देना, अदरवाइज आपकी मर्जी। बस रेड कलर से सब्सक्राइब लिख के आ रहा है उसे दबा दो। और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, आई विश आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ठीक है, और वीडियो यहाँ तक देखा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।